नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सीवीड। आपने ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा और मैं आज के इसके बारे में जो बातें करने वाला हूँ, तो पहला तो है कि ये क्या है, व्हाट्स इट, इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देन ये कहाँ यूज़ होने वाला है, बायोफ्यूल में। कहाँ यूज़ होने वाला है, बायोफ्यूल में। कैसे यूज़ होने वाला है वो बताऊँगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी बताऊँगा। अभी चैलेंजेस क्या हैं इसको यूज़ करने में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे इकोलॉजिकल डिजास्टर ना बन जाए। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके ओवर यूज़ से, वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने सीवीड को अगर आपको सही से समझना है, तो मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर किसी ने भी ये मूवी देखी है, फाइंडिंग नीमो, ये मूवी बेसिकली पूरा ओशियन पे भी ही बनी है। तो जब आप इस मूवी को देखोगे तो जो ये प्राणी, जो फिशेज हैं और टर्टल्स हैं और भी जो जीव जंतु हैं जहाँ रहते हैं, सी काऊ बोलते हैं, सी काऊ वगैरह, जो कि कई सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है और हमारा नेशनल मरीन एनिमल है। वो सब चीज़ें कहाँ रहती हैं, ये देखो, इन्हें बोलते हैं हम क्या, सीवीड। तो सीवीड बेसिकली है कोई भी प्लांट, ये हो गया प्लांट, और एल्गी, कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ओशियन में रहता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीवीड। तो ये बोल रहे हैं काउंटलेस स्पीसीज ऑफ मरीन प्लांट्स एंड एनिमल, किसी भी तरीके का मरीन प्लांट हो और एल्गी हो, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, सी वीड। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि ये कैसे हमारी जो वर्ल्ड की एनर्जी प्रॉब्लम है, वर्ल्ड की जो एनर्जी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो सीवीड है जो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, जो 70% सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, दैट इज ओशियंस एंड सी में जो ग्रो कर रहे हैं, वो हमें कैसे वर्ल्ड की जो एनर्जी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये देखो नीमो का फोटो और उसका फ्रेंड। अब मैं इससे पहले कि मैं आपको इसके कमर्शियल या इकोनॉमिकल या बायोफ्यूल से रिलेटेड यूज़ बताऊँ, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हम लैंड वेस्ट जो फ्यूल है उसे तो हमेशा से खाते ही आ ही रहे हैं सब लोग, और उसके अलावा सी की फिशेज को खाते हैं। लेकिन सी में जो ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, सी ग्रोइंग प्लांट्स जो हैं, सी में जो ग्रो होने वाले प्लांट हैं, उन्हें भी जापान में कम से कम 1500 साल से खाया जा रहा है, कंटिन्यूसली। जिस एक पर्टिकुलर केल प्लांट को वहाँ खाया जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, वहाँ उसे बोलते हैं नोरी, जापानीज लैंग्वेज में। और उसको ये फिश वगैरह के साथ मिला के, राइस के साथ मिला के एक रोल बनाते हैं। ठीक है, खाने की चीज़ है ये। आपने काठी रोल सुने होंगे, जापान चाइना से ही कंसेप्ट। देखो ये रही नोरी, ये देखो ये इस रोल में यहाँ है। ये इतनी डेलिशियस होती है कि लोग बोलते हैं कि सी फूड का कोई जवाब नहीं। तो सी फूड का कहने का मतलब उनका यहाँ किसी क्रैब या फिश या प्रॉन से नहीं है, बल्कि उनका कहने का मतलब है यहाँ सीवीड, जो कि इसमें उगते हैं नेचुरली। और इन रोल्स को क्या कहते हैं वहाँ, सुशी रोल्स। आपको ये दिल्ली में भी मिल जाएंगे, कई कई जगह सुशी रोल्स बेचे जाते हैं, आप जाके खा सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जापान में आज तक सोचा जाता था, खासकर जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसमें, कि जो जब से सोयाबीन और ये सब यूज़ होने लगे हैं तब से, कि वही जो एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं, है ना, कार्सिनोजेनिक जो ड्रग्स हैं, उनको सोयाबीन हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, कैंसर को प्रिवेंट करने में। लेकिन अब रिसर्च से पता चला है कि वो उसको प्रिवेंट सोयाबीन नहीं करता था, उसको प्रिवेंट जो ये लोग सीवीड खा रहे थे,
नोरा या नारी जो भी पिछले पेज पे है, नोरा, वो कैंसर को लड़ने में मदद करता है। वो एंटी ऑक्सीडेंट है, मतलब वो आपकी सेल्स को इन्फ्लेमेटरी होने से बचाएगा। तो वो अनरेगुलेटेड ग्रोथ है, अनचेक्ड ग्रोथ है सेल्स की, उसे वो होने से रोकता है। अनचेक्ड ग्रोथ या अनरेगुलेटेड ग्रोथ को ही कैंसर बोलते हैं। कैंसर कोई एज सच पैथोजन नहीं है जो कि जाके तुम्हारी सेल्स को परेशान कर रहा है। बस कैंसर क्या है, एक सेल का बिना किसी रेगुलेशन के लगातार बहुत सारी सेलों में डिवाइड होते जाना और वो प्रोसेस रुक ना रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कैंसर। तो ये रिसर्च में पता चला है कि दो चीज़ों में हेल्प करती हैं सीवीड, एक तो ल्यूकेमिया, ठीक है, उसे प्रिवेंट करती हैं, और एक कैंसर में भी हेल्प करती हैं। ल्यूकेमिया क्या है, स्किन कैंसर को बोलते हैं दोस्तों ल्यूकेमिया। उसके अलावा भी जनरल बॉडी में जो ट्यूमर्स और कैंसर है उसमें भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो देखो आपको यहाँ लिखा हुआ है, द ट्रूथ अबाउट कैंसर, ओशियन वेजिटेबल आर ए सस्टेनेबल गिफ्ट फ्रॉम प्लेनेट दैट फाइट कैंसर, डिटॉक्सिफाई द ब्लड एंड स्टेबलाइज मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी को एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाती है, जिससे कि वो जो सेल है वो अनरेगुलेटेड अनचेक्ड ग्रोथ की तरफ न जाए। दोस्तों अब आप आ जाते हैं इनके बायोफ्यूल, एज ए बायोफ्यूल यूज पे, जिसके लिए कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये एज ए बायोफ्यूल इसका यूज जो है वो बेसिकली एक शुगर कैल्प होता है। कैल्प एक देख लीजिए, ये एक कैल्प के फॉरेस्ट हैं, सी में उगते हैं और वर्टिकली ये सन की तरफ मूव करते हैं। और दोस्तों ये कहाँ, अगर ये प्लांट है तो कहाँ उग सकते हैं, जहाँ तक सन की जो रेज पहुँच रही हैं, अप टू डेप्थ ऑफ 100 मीटर और 200 मीटर, उससे नीचे ये नहीं उगते। क्योंकि प्लांट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। कभी मत भूलिएगा, इससे आपके कई सारे जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं कि भाई अगर वो दे दिया कैल्प क्या 6000 मीटर की डेप्थ पे ग्रो करता है, बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि उसे सनलाइट चाहिए। तो ये सन की तरफ ग्रो करते हैं और पानी में लहराते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप का कैल्प है शुगर कैल्प, कुड बिकम ए प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ बायोफ्यूल। एक तो फास्ट ग्रो करता है, आगे देखेंगे सारे एक एक चीज़ें। और जो लैंड पे होने वाली जो फसल है जिनसे हम बायोफ्यूल बना रहे थे, चाहे सोयाबीन हो या मेज हो, जो हमने पुराने पिछले के लेक्चर में बायोफ्यूल्स में देखा है 3 लेक्चरों, उन सब से ये बहुत एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है इसकी और ग्रोथ बहुत तेज है। और फर्दर इसे क्या है, हमें कोई लैंड नहीं खर्च करना है इसके उगाने के लिए, और इसे कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है, ठीक है। ना तो इसे फ्रेश वाटर देना है उगाने के लिए और ना फर्टिलाइजर देना है। तो ये जो लैंड बेस्ड बायोफ्यूल्स के सोर्सेज हैं, जो बायोमास है लैंड बेस्ड, उससे कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी एंड एंड डेंसिटी ऑफ एनर्जी दैट इज हार्वर्ड बाय दीज प्लांट्स। फर्दर आपने बायोफ्यूल्स का मैंने यहाँ थोड़ा और बता रखा है, क्यों, वैसे तो मैंने पीछे के पहले भी 3 लेक्चर इस सिर्फ बायोफ्यूल्स पे हो रखे हैं, क्या होते हैं ये, एनी फ्यूल दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम बायोमास। उसके बाद मैंने इनके जो मेन टाइप्स यूज हो रहे हैं, इथेनॉल, बायो इथेनॉल और बायोडीजल, वो बताए थे। और फिर मैंने इसके एनवायरमेंटली क्या हम सच में फ़ायदे में है या नहीं है, वो अब बताए थे मैंने, ठीक है। तो वो आप लेक्चर ज़रूर देखिएगा, बायोफ्यूल करके लेक्चर्स हैं प्रेप ऑन आईएएस में, वो आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ। तो बायोफ्यूल्स का मेन पर्पस ह्यूमैनिटी का क्या है, क्योंकि हम जो, मान लीजिए कोल है, आपने इसे बंद किया और CO2 एमिट कर दी एनवायरनमेंट में, और अर्थ हो गई परेशान, ठीक है। लेकिन अब आपने दूसरा तरीका अपनाया, आपने एक पेड़ लगाया, उसने कुछ CO2 बोला कि मुझे CO2 की ज़रूरत है, और उस पेड़ ने उस CO2 को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर, अपना तना और पत्तियाँ हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करके उससे बना ली उस हाइड्रोकार्बन। अब हमने बोला कि देखो हम कोल को नहीं बंद करेंगे, पेड़ को बंद कर देंगे काट के, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो जो, तो अर्थ बोलेगी ठीक है, तुमने जितनी CO2 ली थी उतनी ही तुम मुझे वापस कर दो, और मेरे को इससे कोई परेशानी नहीं। तो बेसिकली ये बायोफ्यूल्स का जो सारा मिशन है हमारा, वो सिर्फ इसलिए है
कि जो हमें CO2 एमिशंस कम करने हैं एनवायरनमेंट में, वो इसकी हेल्प से हम कम कर सकते हैं। फर्दर ये देखिए 90% ऑफ यूरोप में जो बायोफ्यूल्स होता है वो कहाँ से, लैंड बेस्ड बायोफ्यूल से, लैंड वेस्ट जो बायोमास है उससे डेराइव्ड है। लैंड वेस्ट बायोमास मैंने बताया आपको, सोया हो गया, जेट्रोपा हो गया, और एक और प्लांट था, ठीक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इन सब, और मेज हो गया, एट्सेट्रा। इनके जो एडिबल पार्ट है उनसे हम बायोफ्यूल बना के और फिर उन्हें बंद कर रहे थे, तो इसमें भी एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। कहाँ, आप पहले उगाने में खर्च कर रहे हो एमिशन, फिर प्रोसेसिंग में खर्च कर रहे हो, फिर उसका जो फालतू का पार्ट है, मेनली तो जो सीड वाला पार्ट है, एडिबल पार्ट है, उसी का आप वो बना रहे थे बायोफ्यूल। अदरवाइज जो बाकी तो फिक ही रहता है एनवायरनमेंट। तो इन मैनी केसेस जो हम लैंड बेस्ड बायोफ्यूल से जो एमिशन है हमारे, वो जो फॉसिल फ्यूल से एमिशन है, फॉसिल फ्यूल से एमिशन है, उनके बराबर ही है, थोड़े बहुत कम है, बहुत ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा फर्दर। लेकिन क्लाइमेट साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि अभी हमें जो ओशन बेस्ड बायोमास है उसको यूज करने के लिए, एक बड़े स्केल पर यूज करने के लिए हमें तरीका नहीं पता है, और इसके कुछ भी चैलेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है ये, अगर हम ओशन में ज़्यादा कैल्प वगैरह या बायोमास उगाने लगे तो वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। जैसा कि क्लाइमेट साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई इनके लिए भी, क्लाइमेट साइंटिस्ट बोलते हैं कि इन आप लैंड पे उगा के कीजिए, बायोफ्यूल बनाइए, या फिर आप इनको प्रोसेस करके कीजिए यहाँ पे ले जाके प्रोसेसिंग, और वो जो कार्बन, इनमें कुछ चैलेंजेस है, ठीक है, ग्रो करना, उनकी प्रोसेसिंग करना। तो क्लाइमेट साइंटिस्ट बोलते हैं कि इनके जो मरीन बेस्ड बायोफ्यूल्स है, ठीक है, सीवीड जिन्हें हम बोल रहे हैं, है ना, सीवीड, उनमें उनमें उनके साथ क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, हम लार्ज स्केल पे यूज़ करेंगे, वो हमें नहीं पता है अभी। लेकिन हम वो हर तरीका अल्टरनेटिव फ्यूल अपनाने की कोशिश करेंगे जो कि हमें CO2 एमिशन के रिडक्शन में मदद कर सके, ठीक है। तो ये देखो कैल्प का एक दूसरा ट्री यहाँ दिख रहा है, और पिछले वाले में मैंने आपको दूसरा प्लांट बताया था। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहीं बता देना चाहता हूँ कि जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स क्या है। आपने मोबाइल के ट्रांसमिशन में जो डेटा ट्रांसमिशन है उसमें टेक्नोलॉजी सुनी होंगी, 1G, 2G, 3G, है ना। हर एक जो जी बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ ये सॉफिस्टिकेटेड होती जा रही है। सिमिलरली जो बायोफ्यूल्स को बनाने का तरीका है, अगर हम वो एडिबल पार्ट से बना रहे हैं, प्लांट के लैंड वेस्ट बायोमास के एडिबल पार्ट से बना रहे हैं, जैसे मेज में कॉर्न ले लिया आपने, कॉर्न का अगर आप बायोफ्यूल बना रहे हैं, शुगर कैन, पाम ऑयल, रेपसीड, कॉर्न, मेज, ठीक है, अगर इससे बना रहे हैं तो हम उन्हें बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। ये बहुत ज़्यादा कार्बन न्यूट्रल नहीं होते क्योंकि मैक्सिमम पार्ट इनमें क्या हो जाता है, वेस्ट, हम इसे एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। सेकेंड जनरेशन में मान लो ये कॉर्न का प्लांट है और यहाँ भुट्टा लगा हुआ है एक अच्छा सा, फर्स्ट जनरेशन में हम इसका बायोफ्यूल में यूज़ कर रहे थे, सेकेंड जनरेशन में इसका भी करेंगे, तो आपके ये वाला पार्ट भी फ्यूल जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली ये थोड़े से ज़्यादा कार्बन न्यूट्रल होते हैं, कम एमिशन होता है इनका ओवरऑल ग्रोथ से लेके वन तक, एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। दोस्तों, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखे हैं, बहुत डिटेल में और अच्छे से बता रखे हैं, प्लीज़ उसे जाके देखें। फिर भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ कि आप ये देख लें कि जो मरीन बायोफ्यूल है वो हम थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में रखते हैं, क्योंकि इनमें एमिशन बहुत कम हो जाते हैं, ये नेचुरली ग्रो करते हैं और इनकी प्रोसेसिंग इजी है, वो आगे बताऊंगा क्यों है, तो उसमें भी एमिशन कम है। तो इसमें क्या है, मरीन में मैक्रो एल्गी मतलब प्लांट्स वगैरह हो गए, माइक्रो एल्गी मतलब एल्गी और साइनोबैक्टीरिया हो गए, या फिर इसको क्या बोल लेते हैं हम, सीवीड, मैक्रो एल्गी। और फाइनल फोर्थ जनरेशन में हम लैब में ही सन एनर्जी को, CO2 प्लस H2O प्लस सोलर एनर्जी, इनको मिला के क्या बना देंगे, हाइड्रोकार्बन बना देंगे लैब में ही किसी मीडियम की प्रेजेंस में। मीडियम ले लीजिए यहाँ,
जो रिएक्टिव मीडियम है, तो हम सीधे ही फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, इस पर काम चल रहा है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है नहीं, ये दोनों भी। जैसा कि मैंने आपसे बोला था अभी क्योंकि हम इन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक सीवीड का फार्म है ओशियन के मार्जिन्स पे, ठीक है, जहाँ सनलाइट है वहीं ग्रो कर सकते हैं, डीप ओशंस में नहीं। तो अगर हम इसे बड़े स्केल पे करेंगे तो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या वो इस इकोसिस्टम को, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, इसे डिस्टर्ब करेंगे। और करेंगे तो फिर जैसे आज हम एटमॉस्फेयर के लिए परेशान हैं, है ना, कि ये पॉल्यूट हो गया, क्या हम ये सीवीड के चक्कर में ओशन को भी तो उतना ही पॉल्यूट नहीं कर देंगे जितना अभी एटमॉस्फेयर पॉल्यूट है। तो ये बात हमें अभी से याद रखनी पड़ेगी, बाद में नहीं, क्योंकि हम ऐसा कई बार कर चुके हैं। ह्यूमैनिटी ने अर्थ को बर्बाद कर दिया है पहले ही, अब जो बचा खुचा है उसे तो हम बचा सकते हैं। तो एक इसमें अच्छी बात यह है कि हमें पहले से ही फिशिंग वगैरह सदियों से होती आ रही है, अभी तो ओवर फिशिंग होने लगी है। तो हमें एक एक्सपीरियंस है कि भाई ओवर चीज़ें नहीं करनी है, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो केल्प फार्मिंग हो, सीवीड फार्मिंग हो। और इसमें और क्या फ़ायदा कर सकता है हमें, और क्या एक उसकी तरह, लाइट हाउस की तरह में क्या टॉर्च दिखा सकता है कि भाई ऑलरेडी जो हम बायोफ्यूल बना रहे हैं लैंड वेस्ट बायोफ्यूल बायोमास से, वो उसमें हम कितने ठीक हैं, क्या उसमें हम कोई CO2 एमिशन है वो कम कर पाए हैं या नहीं। तो इन दोनों चीज़ों से हम एक्सपीरियंस लेके, इन दोनों फील्ड से हम कुछ सीख के इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको। लेकिन हमें अनरेगुलेटेड या अनचेक्ड ग्रोथ नहीं करनी है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर में। आज तो अच्छा लगेगा लेकिन फ्यूचर में ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भाई क्या है। तो अवेलेबिलिटी की बात पे आते हैं। जैसा सबको पता है कि 70% जो सरफेस एरिया है अर्थ का वो किससे, ओशंस या सी का है, ठीक है। तो इसमें से आप अगर इस 70 का आप कुछ नहीं तो 10 to 15% भी यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपने 10 to 15% एरिया बढ़ा दिया अपने एग्रीकल्चर या उसके लिए, इवन उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो एक तो ये नेचुरली होते हैं, प्लेंटीफुल होते हैं, और ये अभी अंडर यूज्ड बायोमास है, ठीक है। सी कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स एंड हाफ द वर्ल्ड्स बायोमास। यहाँ 50% बायोमास ग्रो करता है और ये 70% अर्थ पे सी है। हाउएवर वी ओनली गेट 2% ऑफ आवर एनर्जी फ्रॉम फूड दैट डायरेक्टली कम फ्रॉम द सी। अब जो कैल्प वगैरह है और भी जो चीज़ें हैं जो हम बायोमास सी ओशन से ले रहे हैं, उससे हम सिर्फ कितना अपना एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी मान लो 100 यूनिट खर्च कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 100 में से 2 कहाँ से आ रही है, ओशन से, बाकी सब के हम लैंड बेस्ड है। तो ओशन एक अच्छा अल्टरनेटिव है फिलहाल, है ना, अल्टरनेटिव है जो हमारी इंक्रीजिंग और कार्बन न्यूट्रल जो एनर्जी नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। अब इसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया है दोस्तों, नॉर्वे एज एन एग्जांपल। तो इस एग्जांपल का हम बाद में यूज़ करेंगे, फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि नॉर्वे, जैसे आप केल्प फॉरेस्ट दिखाया था मैंने, केल्प फार्मिंग अभी पिछले पेज पे, वैसे ही नॉर्वे ने जो शोर लाइन के पास है जहाँ की डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ ये रिंग फेंस करके इनको क्या है, फिश ग्रो कर रहे हैं ओशियन के मार्जिन्स पे, ठीक है। और ये सिर्फ कितने एरिया में कर रहे हैं अभी, 1000 स्क्वायर किलोमीटर में। और इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है, 8,20,000 किलोमीटर जोन के करीब। और इनको जो अवेलेबल है ऐसा करने के लिए, जो फ्रिंजेस हैं ओशन की, वो कितना है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि चाहे सीवीड कर सकते हो आप इसमें, आप सीवीड को भी वहीं ग्रो कर सकते हो जो सेलो पार्ट है ओशन का, ठीक है। तो आप सीवीड कर रहे हो या सैल्मन फार्मिंग कर रहे हो, सैल्मन फिश की, ठीक है, वो दोनों एक ही जगह हो सकती हैं। अब आगे इसका क्या इंटरलिंक है मैं आगे बताता हूँ आपको। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है सिर्फ नॉर्वे के पास है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जो कि फ्रिंजिंग एरिया है लैंड का,
वो इतना है, कितना है वो एरिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क में जो कंबाइंड एग्रीकल्चरल लैंड है उसके बराबर तो ये सिर्फ नॉर्वे के पास है। तो अगर हम इसमें दो काम हो जाएंगे, सैल्मन उगाएंगे तो हमारा फूड आएगा, सीवीड उगाएंगे तो हमारा फूड और फ्यूल दोनों आएगा। मैंने बताया आपको कि सीवीड को खाया भी जाता है, तो फूड और फ्यूल दोनों आएगा, जो कि कितना है, एक ही देश इतना प्रोड्यूस कर सकता है इन चारों देशों की डिमांड से ज़्यादा। तो अभी भी एग्रीकल्चर में उतना तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं जितनी डिमांड है, और ये एरिया उससे 4 गुना है करीब, तो उससे ज़्यादा कर सकता है। अब क्या इसकी स्केलेबल की है, यानी क्या हम इसकी स्केल इंडस्ट्रियल कर सकते हैं, क्या हमारी डिमांड्स को सही में फुलफिल कर सकता है या नहीं, सीवीड प्रॉमिसिंग फ्यूचर है या नहीं है, या फिर ये छोटी मोटी नीडों को और छोटा मोटा, मान लो हमारी जो है टोटल एनर्जी है 100%, उसमें से सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट कर पा रहा है पूरा टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी और पूरे एफर्ट के बाद। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सीवीड जैसे कि मैंने आपको बताया, सी के बहुत सारे मार्जिन्स हैं और वो 70% में ओशियन है, तो उसके मार्जिन्स पे भी अगर हम सिर्फ इस चीज़ को करें, ऑब्वियसली सब जगह नहीं हो सकते हैं, पर अगर मार्जिन्स पे भी करें, वर्टिकली, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टली, सर्कुलर लाइन, ये सब 100 तरीके हैं इसको करने के, तो भी हम वर्ल्ड की जो एनर्जी डिमांड है उसको अच्छे एक सब्सटेंशियल वे में फुलफिल कर सकते हैं। सब्सटेंशियल मतलब कि 2% 3% नहीं, एटलीस्ट 20 से 50-60% इतने तक हम इससे एनर्जी निकाल सकते हैं। इसमें एक और अच्छा तरीका है, एक तो ये है कि आप हॉरिजॉन्टली रस्सियाँ लगा दो, उन पर कैल्प को ग्रो करने दो अंडर वाटर, ठीक है, जिससे वो बने रहें सनलाइट लेने के लिए, नीचे ना गिरे। वैसे तो वो फ्लोटिंग होते हैं अपने आप भी, पर ये एक सपोर्ट हो जाता है और हेल्प करता है ज़्यादा मास को ग्रो करने में एक कम जगह में। और उसके अलावा क्या करते हैं दोस्तों, अभी मैंने नॉर्वे का आपको एग्जांपल दिया कि वो क्या सैल्मन उगा रहे हैं। अब सैल्मन क्या है, एक एनिमल है, फिश क्या है, एक एनिमल है। ये क्या है, नाइट्रोजन और वेस्ट रिलीज करती है। हमारी जो फीकस रहती है उसमें मैक्सिमम क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। ये इस नाइट्रोजन को अगर हम वहीं पे वो जो ये जो गोल गोल हैं जिनके अंदर मछलियां हैं, इनके चारों तरफ हम अगर सीवीड उगा दें ऐसे रस्सी लगा के लाइन में, ठीक है, तो इनके नाइट्रोजन को, ये सीवीड प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन, ये सीवीड यूज करेंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरी टेक्निक को आगे पेज पे भी बता रखा है, इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर। ऐसा एक्वाकल्चर जिसमें कई सारे ट्रॉफिक लेवल के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ कॉपरेट कर रहे हों आपस में आधा चीज़ों को लेने देने में। फॉर एग्जांपल आपने सिम्बायोसिस रिलेशन पढ़ा होगा, ये आर्टिफिशियल सिम्बायोसिस रिलेशन हम बना सकते हैं, और इसमें दोनों का फायदा है, सैल्मन का भी, सैल्मन को खाने के लिए जो सीवीड पे जो चीज़ें उगती हैं वो मिलेंगी, और सीवीड को क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा उससे। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर है, इतना समझ लीजिए। मल्टी टॉपिक भूल रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, मैं दोनों को आगे और डिटेल में डिस्कस। ये देखिए इन्होंने क्या रस्सियां लगा रखी हैं ऐसे पानी पे लगभग फ्लोट करती हुई, और पोल्स पे, और उनके थ्रू उन पे इन्होंने नीचे प्लांट जिनकी जड़ें ऐसे ऐसे हैं उनको बांध रखा है, और ये ग्रो कर रहे हैं। दिख रहा है आपको कितना डेंसली ग्रो कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये तो हो गए सिंपल फार्मिंग कैल्प की। अब एक आती है इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड में क्या है, ये मछलियां हैं, ये कोई और सेलफिश ले ली हमने मान लो, और ये कैल्प फॉरेस्ट ले लिए, कैल्प प्लांट ले लिया, ये इन्हें नाइट्रोजन देंगी वेस्ट, ठीक है, और ये इन्हें क्या देंगे, फूड देंगे। इनको आप विदाउट किसी आउट इनपुट देके आप इससे भी आउटपुट लोगे, इससे भी लोगे, तीसरे वाले से भी, दूसरे में, और इससे भी लोगे। इसमें क्या है, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, और जो वेस्ट है, क्योंकि कॉस्ट कैसे कम हो जाती है, पहली बात तो आप इसे फीड नहीं करोगे, फीड के लिए जो मटेरियल है वो यहाँ से आ जाएगा। सेकेंड, जो फिर आपको इसको फर्टिलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। और फिर इन दोनों का जो वेस्ट हो रहा था, जो आपको मैनेज करना पड़ रहा था वेस्ट पहले, वो ये दोनों आपस में
इंटर एक्सचेंज करके यूज़ कर लेते हैं। तो ये इंडस्ट्री अगर ऐसे यूज़ करें हम तो काफ़ी फायदेमंद है। आगे मैं एक केस स्टडी बताऊंगा, उसमें बताता हूँ कि ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है। सूटेबिलिटी, अब क्या है, हम एल्गी से बायोफ्यूल बना सकते हैं? बिल्कुल। एल्गी क्या है बेसिकली? एल्गी या जो सी में ग्रो प्लांट कर रहे हैं, सीवीड में मैक्सिमम 80 to 90% क्या होता है? वाटर। अब आपको पता है वाटर जिस चीज़ में होगा वो तुरंत सड़ जाएगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आप एक बायोगैस प्लांट बनाइए, उसमें ये डालिए, ये अपने आप सड़ेगा, यहाँ से बायोगैस बाहर आ जाएगी और यहाँ से स्लरी या फिर जो यहाँ से क्या फर्टिलाइजर बाहर आ जाएगा नेचुरल। एक तो ये हो गया, बायोगैस बना लिया आपने। सिमिलरली अगर आपको इथेनॉल, इथेनॉल क्या है कि आप अगर किसी भी फूड आइटम को पानी वाटर में सड़ने छोड़ दें ना, तो वो बेसिकली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है जो कि एक बायोफ्यूल है। तो ये इसमें भरपूर पानी है, इसको आप सिंपली सड़ने छोड़ देंगे तब भी आप इसे इजीली फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल बना सकते हैं। फर्मेंटेशन कौन करता है? फंगाई। ठीक है, ये भी याद रखना है हमें और ये एग्जाम में पूछा। फर्दर है, ये बोलते हैं कि जैसे शुगर केल्प का मैंने नाम लिया था, तो इनमें हाई कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सारी, और स्टार्च वगैरह रहती है। ठीक है, और जो कि इजीली किस में कन्वर्ट हो जाती है? अल्कोहल में या फिर मीथेन में। मीथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करके इसे बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनमें एक चीज़ कम रहती है, वो क्या है? लिग्नाइन। ये एक सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो कि प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है। देखिए यहाँ इसका वो पॉलीमर है, एक चेन दे रखी है इसकी लिग्नाइन की। ठीक है, तो अगर ये जिस प्लांट में रहता है लिग्नाइन, उसको आप इजीली बायोफ्यूल में, जो कि बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहते हैं जैसे C2H5OH, है ना, ये इतना छोटा सा कार्बोहाइड्रेट है और इसकी आप लंबाई देखिए इस कार्बोहाइड्रेट की चेन की, तो ये लिग्नाइन कम रहता है, तो हम इन्हें इजीली बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सूटेबिलिटी में ये बहुत अच्छे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि एल्गी में तो जो एल्गी में है, तो जो एनर्जी डेंसिटी का कंटेंट है, एनर्जी डेंसिटी है, वो प्लांट जो सोयाबीन वगैरह है उससे कई गुना ज़्यादा रहती है, 8 से 10 गुना ज़्यादा रहती है। तो ये भी फायदेमंद है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या ये एफिशिएंट है या नहीं, जो मैं बात कर रहा था अभी। तो एफिशिएंसी की बात करते हैं। ये पेड़ जो है ये नाइट्रोजन और फास्फोरस को इजीली एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट या एल्गी जो भी है। और इतना देखिए, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक साल में, एक हेक्टेयर में, अगर आप केल्प फॉरेस्ट या सीवीड ग्रो कर रहे हैं तो कितना CO2 फिक्स कर देगा? 66 टन ऑफ CO2 एक साल में। एक इंडियन अपने एक साल में 2 टन CO2 के लिए एमिशन है। पर कैपिटा एमिशन इंडिया के कितने हैं? 2 टन पर पर्सन पर ईयर। ठीक है, एक साल में आप, तो एक हेक्टेयर आप ये समझ लीजिए कि 33 लोगों की जो CO2 एमिशन है उसको बैलेंस कर सकता है। इतना ज़्यादा एफिशिएंट है। और ये ओशन और एसिडिफिकेशन हो रहा था उसे डेफिनेटली रोकेगा, क्योंकि ये अब ओशन के वाटर में नहीं मिल रहा है, बल्कि ये कहाँ जा रहा है? प्लांट में जाके उसमें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, देन अगर आप इसको बंद भी कर दे रहे हैं, बाहर निकाल के आपने इसका फ्यूल बना लिया और इसे बंद भी किया, तो जो आप इसको रिप्लेनिश करने के लिए कुछ ग्रो भी कर रहे होंगे ना, वो इस CO2 को फिर वापस एटमॉस्फेयर से अपने कैप्चर कर लेगा। ठीक है, फर्दर इन एडिशन सीवीड डजंट नीड फ्रेश वाटर और फर्टिलाइजर। तो सीवीड को क्या किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्हें पानी के लिए जो खर्चा था, वाटर के लिए जो आप पंप यूज़ कर रहे थे उसमें जो एमिशन हो रहे थे वो नहीं है। फर्टिलाइज़र को बनाने और उससे जो पॉल्यूशन हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। इनके लिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है। फर्दर प्रोडक्टिविटी में आते हैं हम, कितने प्रोडक्टिव है। तो ये देखो कंपैरिजन दिया गया है बहुत अच्छा। ये कल फॉरेस्ट है, आप देखिए कितने डेंस है। तो 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में अगर मान लो 2.3 टन ऑफ सोयाबीन होता है, 5.1 टन ऑफ क्या होता है?
कॉर्न होता है, मेज बोल लो, ठीक है, ये एडिबल पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन केल्प या जो सीवीड है वो कितना होता है, 26 टन, जो कि पूरा का पूरा, ये यूजेबल पार्ट बता रहा हूँ मैं, बायोफ्यूल में यूजेबल पार्ट इतना है, और इसका बायोफ्यूल में एक ही हेक्टेयर का, सेम 1 हेक्टेयर का कितना है, 26 टन। तो प्रोडक्टिविटी मैंने अभी बोला था 10 से 20 गुना ज़्यादा है, आप देख लीजिए यहाँ करीब ये 4 से 13 गुना ऑन एन एवरेज, 5 से 10 गुना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव या एनर्जी डेंस बैठ रहे हैं, जो लैंड वेस्ट बायोमास है उससे। दोस्तों अभी हमने बात की थी इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर की। देखो अब मैं आपको इतना बढ़िया फैक्ट बताता हूँ। हमने ये देखा था कि नॉर्वे 1000 स्क्वायर किलोमीटर में, और उसके पास जो 90,000 है जिसमें कि वो कर सकता है ये चीज़, 90,000 किलोमीटर में से वो सिर्फ 1000 में स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, सैल्मन फार्मिंग कर रहा है। मैंने ये भी बताया कि इसी 1000 में जिसमें ये यूज है, इसी में वो क्या कर सकता है, अपना क्या ग्रो कर सकता है, सीवीड भी ग्रो कर सकता है। अब मान लो कि वो नॉर्वे ने ये करना स्टार्ट कर दिया कि वो उसी 1000 में सीवीड भी ग्रो करने लगा। तो इस सीवीड से पता है, सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर की सीवीड से, 90,000 की तो छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी बात, वो कितना टन फ्यूल प्रोड्यूस कर सकता है, 950 मिलियन लीटर्स ऑफ ईथर इथेन इथेनॉल उससे प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि सीवीड इसके नाइट्रोजन को यूज करके यहीं ग्रो कर रहे हो इसी 1000 किलोमीटर में। ये कितना है, जो नॉर्वेजियन रोड ट्रैफिक है उसका जो मान लो 100 यूनिट हो रहा है, यहाँ 100 लीटर हो रहा है, तो 25 लीटर ये समझ लीजिए आप, सिर्फ यही प्रोवाइड करवा देगा। 25% ऑफ जो वहाँ ट्रैफिक है, 1/4 ऑफ द ट्रैफिक है, उसकी नीड को तो सिर्फ 1000 किलोमीटर में जो अगर आप सीवीड लगा लोगे तो इंटीग्रेटेड वे में वही कर देगा, ठीक है। दिस वुड रिक्वायर, और जैसे कि मैंने बताया क्योंकि आप 90,000 में से 1000 यूज कर रहे हो, तो ये कि लगभग कितना है, 1 से 1.5% बैठता है, 1 to 1.5 पर 1 करीब 1% मान लीजिए, 1% बैठता है। तो आप इतने सिर्फ 1% में आप अपनी 1/4 ऑफ जो रोड ट्रांसपोर्ट की नीड को फुलफिल करते रहो, तो आप इसकी पोटेंशियल समझ सकते हो जो इंटीग्रेटेड सीवीड और सैल्मन फार्मिंग है। अब आ जाते हैं, जैसे कि मैंने की बात की थी आपसे कि हम जब करते हैं चीज़ों को तो ओवर करने लग जाते हैं, और वो ओवर क्या होता है, परेशान करने लगता है। हमने पहले कोल मिला, सबको कोल अच्छा लगा और सब काले पीले हो गए उसके चक्कर में, और बाद में पता चला नहीं यार ये कोल हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो अब हम कह रहे हैं नहीं यार कोल बंद करो। फिर हमें फिश मिली होगी कभी ओशन में, हमने अरे क्या टेस्टी फिश है, चलो करते हैं फिशिंग फिशिंग फिशिंग, अब इतनी कर दी, ओवर फिशिंग हो गई, अब बोल रहे हैं कि नहीं भाई थोड़ी कम करो, ये तो अनसस्टेनेबल है। सिमिलरली क्या हम इसको इतने लेवल तक ले जाएंगे कि ये एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल हो जाए, जो लोकल एनवायरनमेंट है उसे अनस्टेबल बना दे? ऐसा नहीं करना है हमें। और जैसे मैंने बताया था, ओशन का इकोसिस्टम है, हमें इतना ओवर यूज नहीं करना है किसी भी चीज़ का कि वो उसे अनबैलेंस्ड कर दे, ठीक है, उसे रेजिलिएंट ना रहने दे। ये चैलेंजेस हैं जो हमें एक्सप्लोर करने हैं। फॉर एग्जांपल 3 चीज़ें बता रखी हैं। एल्गल ब्लूम होता है, तो एल्गल क्या है, एल्गी है, प्लांट है। ये जब एल्गल ब्लूम होने के बाद ये एल्गी पहले तो एटमॉस्फेयर से CO2 लेती है और O2 छोड़ती है ओशियन में। लेकिन जब ये मरती है, एल्गी खत्म हो गई लाइफ, और फिर इन्हें डिकम्पोजर एनिमल या इंसेक्ट जो है डिकम्पोज करते हैं, तो फिर वो O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो इससे क्या है, इस पूरे जोन में क्या हो जाता है, डीऑक्सीफिकेशन। डीऑक्सीफिकेशन, और अगर डीऑक्सीफिकेशन हो गया कि मतलब जो वाटर में जो O2 डिजॉल्व थी, O2 डिजॉल्व थी, वो हो गई कम। तो जो यहाँ जो अदर एनिमल्स हैं जो उसको डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं, एल्गी को, अदर एनिमल्स हैं जो एल्गी पे नहीं डिपेंडेंट है बल्कि उन इंसेक्ट, वो क्या करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो परेशान हो जाते हैं और इस जगह को छोड़ देते हैं या मर जाते हैं वो। तो इसे फिर क्या बन जाता है, इससे डेड जोन्स। और वर्ल्ड में ये कई जगह देखे गए हैं, आप इसका मैप देख लीजिएगा, नेट पर मिल जाएगा।
कि डेड जोन्स कहाँ कहाँ हैं और ये है क्या बेसिकली। तो ये ऑक्सीजन की जहाँ कमी हो जाती है वाटर में एक बड़े स्केल पर ओशियंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, डेड जोन। तो क्या हम कैल्प फॉरेस्ट जब करेंगे तो ऑब्वियसली वेस्ट जनरेट होगा, उसका डिसइंटीग्रेटेड करेंगे इंसेक्ट वगैरह, तो क्या हम वहाँ डीऑक्सीफिकेशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है डीऑक्सीफिकेशन, जिससे कि बाकी वो जो इकोसिस्टम है वहाँ वो अनस्टेबल हो जाए। तो ये हो सकता है बिल्कुल, हमें इन चीज़ों का अभी से ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो आगे जाके जब हम बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट हो जाए। तो ये अनदर सी लाइफ को जो कि फूड चेन में है उसे अफेक्ट कर सकती है। अभी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे ये सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं, छोटे मोटे फार्म्स हैं जिनके इम्पैक्ट इतने बड़े ओशन में हम अभी मेजर नहीं कर पा रहे। तो फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है, इसमें रिस्क हो सकती हैं कई सारी। मोर ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ने की वजह से आपको पता है कोरल ब्लीचिंग वगैरह भी होती है और फिशिंग में भी प्रॉब्लम हुई है। देन अगर क्रॉस ब्रीडिंग और वाइल्ड कल्टिवेटेड स्पीसीज की हम क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे तो क्या जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं वो बन सकती हैं जो कि पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दें। क्या नई डिजीज फैल सकती हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम में। और नॉन नेचुरल टेम्परेरी हैबिटेट, जैसे कि हमने लैंड पे क्या किया है, फॉरेस्ट काटे, पेड़ काटा और उसकी जगह क्या लगा दिया, छोटे छोटे प्लांट, किसके, वीट के या पैडी के। अब ये होते हैं सीजनल। ट्री तो क्या था, एवर, है ना, हमेशा के लिए रहता था वह। सीजनल होते हैं, तो आप अगर जाओगे थोड़ा रिसर्च करोगे तो आप दोनों हेमिस्फेयर में देखना और ऑक्सीजन लेवल आप चेक कीजिए दोनों हेमिस्फेयर में। जैसे जैसे फसल जब ग्रो होती है तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है, मान लो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न है, और फसल जब कम होती है, कटने का टाइम आता है तो वो ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन हमने होने लगते हैं। पहला तो ये ऑक्सीजन लेवल में फ्लक्चुएशन, दूसरा मोनोकल्चर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, होने लगी हैं लैंड बेस्ड इकोसिस्टम में, जो कि अब मोनोकल्चर हो गए हैं, चाहे वो ट्रीज हो और चाहे वो प्लांट्स हो जो हम क्रॉप्स खा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या उस फ्यूचर में वहाँ भी हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें बहुत ज़्यादा अभी लार्ज स्केल पर चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि एल्गी या जो हम सीवीड यूज़ कर रहे हैं, सीवीड यूज़ कर रहे हैं, उसमें सच में एमिशन, क्या नेट एमिशन बहुत कम है या वो फॉसिल फ्यूल्स के बराबर ही है, थोड़ा बहुत कम है या उससे ज़्यादा है, ये क्या फ्यूचर में ये सस्टेनेबल रहेगा। तो अभी इन सब चीज़ों में हमें रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम नेचुरल लेंगे सीवीड को तब तक तो न्यूट्रलिटी अच्छी रहेगी, कार्बन एमिशन कम होंगे। लेकिन जैसे ही हम इन्हें ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, नॉन नेचुरल कर देंगे, वैसे क्या है, हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, इनपुट में जो एमिशन है वो बढ़ जाएंगे। और फिर हमें नहीं पता है कि जो नेट एमिशन है इसकी लाइफ साइकिल में, पूरे एक एरिया के सीवीड की लाइफ साइकिल में ओवर 10 ईयर्स, लेट से 10 साल में, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करेगा CO2 एमिशन में, पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव, कि वो सिक्वेस्ट करेगा, ये हमें अभी देखना है और इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है। रिसोर्स वैल्यू चेन, अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कास्केडिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, ये ट्री है, इसमें क्या है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं और स्टेम है और रूट्स हैं। कास्केडिंग जो यूज होता है वो ये बोलता है कि आपने इसे किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए हार्वेस्ट किया इस ट्री को, ठीक है, तो आपने कुछ पोर्शन इसका अभी यहाँ यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल इस ट्री के आपने फ्रूट यहीं की यहीं यूज हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके फ्रूट यूज हो गए, ठीक है, तो अब कुछ पोर्शन बचा होगा वेस्ट, तो कास्केडिंग यूज बोलता है कि ये वेस्ट वेस्ट नहीं है, इसका हम अदर एप्लीकेशन में यूज कर कर सकते हैं। और इसे पेड़ को हम तब तक यूज करते जाएं इसका वेस्ट को नई नई एप्लीकेशन में, जब तक कि इसका वेस्ट जो फिकने वाला पार्ट है, बिल्कुल ही जिसको हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो या तो बिल्कुल ही जीरो बचे, 0%, या फिर बहुत 10 से 5%, 5 से 10% ही बचे। ये
और ये इसका जो हमने यूज़ किया था कास्केडिंग यूज़ का, जो हम मल्टी इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर कर रहे हैं, जो कि अभी मैंने सजेस्ट किया था ऊपर केस स्टडी में, उसमें बेसिकली आप इसका वेस्ट उसमें यूज़ कर लीजिए, उसका इसमें यूज़ कर लीजिए, और जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है हमें वो कम्प्लीटली यूजेबल है, उससे कोई वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। और हो भी रहा है अगर हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं बायोफ्यूल कैल्प वगैरह से, तो वो जो स्लरी बच रही है उसे हम एज ए फर्टिलाइजर खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इकोनॉमी में आगे से याद रखिएगा। और हमारी एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको आधे से ज़्यादा तो सिर्फ ये कंसेप्ट ही सुधार सकता है, अगर हमने इसे सही से इम्प्लीमेंट किया है तो वन सिंपल एग्जांपल ऑफ कास्केटिंग, ये ट्रीज हैं, इन्होंने फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स बेस्ड बायोफ्यूल्स बनाए, उसमें कुछ पार्ट यूज कर लिया, जो वेस्ट था उससे सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बना लिए, और जो बचा उससे आपने घरों में यूज़ कर लिया, उसे जलाने के लिए यूज़ कर लिया, या फिर और थर्ड प्रोडक्ट में यूज़ कर लिया। और ऐसे हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि इसमें वेस्ट जीरो हो जाए और ये पूरा कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए। इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगाते जाओ, अमाउंट कम होता जाएगा, लेकिन वो चीज़ें कम करता जाएगा, वेस्ट कम करता जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या सच में इसमें बिजनेस का फ्यूचर है। फाइनली द बिजनेस केस फॉर सीवेड बायोफ्यूल इज नॉट येट डेवलप्ड। अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, मैंने बताया, बहुत मिनिमम एनर्जी हम यहाँ से पाते हैं, सिर्फ 2% जो हमारी टोटल एनर्जी नीड्स है ओशन बेस्ड बायोफ्यूल से या मरीन बेस्ड बायोफ्यूल से। तो लेकिन इसके मैंने बताया था स्केल भी अच्छा है, आप इसे लार्ज स्केल पर कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है। तो ये डेफिनेटली फ्यूचर में होने वाला है ना, होने वाला है ये फ्यूचर में। लेकिन हमें इसमें जो रिस्क हैं उन्हें, और जो चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजिकल, वो ओवरकम करने हैं, और जो रिस्क फ्यूचर में हो सकती हैं उन्हें एंटिसिपेट करके उनके लिए अभी से मॉडल बना के चलने हैं कि ओवर यूज़ वगैरह की प्रॉब्लम ना आए, या फिर जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों ये इसका फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, लेकिन अभी इसमें और चीज़ें ऐड होनी है, टेक्नोलॉजिकली भी और रेगुलेटरी भी। देखो पॉलिसी मेकर्स के लिए लिख रखा है। फाइनली कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, कि जो हमने इसकी स्टडी की है केस स्टडी की तरह, कि भाई कितने एरिया में अवेलेबल है ये, क्या ये सूटेबल है बायोफ्यूल्स बनाने के, क्या ये एफिशिएंट है, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, और किस स्केल पर कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड या लार्ज स्केल पर। ये तो हो गए इसके पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या है, क्या ये लोकल एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, लाइफ साइकिल एमिशन का हमें अभी पता नहीं है, रिसर्च की ज़रूरत है। रिसोर्स वैल्यू चेन एंड प्रिजर्वेशन, अभी हमने इस पर सीवीड के लिए काम नहीं किया है, ठीक है। सीवीड के लिए हमें रिसोर्स चेन या वैल्यू चेन अभी नहीं बनाई है जो कास्केडिंग हो, जिसमें वेस्ट कम हो। तो ये बिजनेस केस बोलता है। तो अभी पॉजिटिव हमें इसके ज़्यादा दिख रहे हैं और नेगेटिव कम, लेकिन फर्दर स्टडीज आने वाली हैं जिनमें हम फिर साइंटिस्ट इनको फिर से एवेलुएट करेंगे सारे फैक्टर्स को, एनवायरनमेंट हो या प्रोडक्टिविटी हो, और फिर वो फ्यूचर की राह दिखाएंगे और बताएंगे पॉलिसी मेकर को कि आपको इस रास्ते पे चलना है जिससे ये सस्टेनेबल रहे और हमारे यूज भी आए, दोनों चीज़ें एक साथ हों। अदरवाइज ऐसा हो हमने ओवर यूज़ कर लिया और सस्टेनेबल नहीं रहा, तब भी कोई मतलब नहीं है, और सस्टेनेबिलिटी के चक्कर में हमने यूज़ ही नहीं किया, तब भी कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल तो ये कंक्लूजन है कि बेनिफिट्स ज़्यादा है जो इसके नेगेटिव है उससे, और फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। पर अभी सारी गवर्नमेंट स्पेशली यूएस और यूरोप की इसे बढ़ावा देने में लगी हुई हैं, और इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए, जो कि अभी थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में बहुत पीछे है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एनालिसिस और कंप्लीट कंसेप्ट वाले वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इतने अच्छे सिंपल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस अवेलेबल है। आप एक वीडियो देखिए पूरे साल में एक टॉपिक पे, आपको दोबारा उस
उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट कंसेप्ट करवाएंगे और इजी वे में करवाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा और आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू।